नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। आज हम जिस विषय पर गहन अध्ययन करने वाले हैं ना, वो बहुत ही अनोखा है। मतलब हम बचपन से स्कूल में जो क ख घ रटते आए हैं, हमें लगता था कि ये बस अक्षरों की एक रैंडम सूची है। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि बस एक लिस्ट है जिसे याद करना है। हाँ, लेकिन हमारे सामने जो आज ये शानदार नोट्स और चार्ट्स रखे हैं ना, इन्हें देखकर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये पूरी की पूरी हिंदी वर्णमाला, यानी जो अपनी देवनागरी लिपि है, वो असल में इंसान के गले और मुंह को मैप करने वाला एक प्राचीन 3D सॉफ्टवेयर है। सही कहा। और आज के हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन भी यही है कि हम देवनागरी के पीछे जो विज्ञान छिपा है, उसकी जो 3D वास्तुकला और तार्किक संरचना है, उसे पूरी तरह से उजागर करें। ये सिर्फ भाषा का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो ह्यूमन वोकल ट्रैक्ट यानी मानव वाक तंत्र की इंजीनियरिंग को समझने का सफर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब जब हम वर्णमाला कहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अंग्रेजी का ABCD आता है, लेकिन उसका क्रम तो एकदम बेतरतीब है ना। हाँ, ए के बाद बी क्यों आता है, इसका कोई वैज्ञानिक या लॉजिक नहीं है। लेकिन देवनागरी इससे एकदम अलग दुनिया की चीज है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये एक अबुगीदा प्रणाली पर आधारित है। अबुगीदा प्रणाली, इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस लिपि में जैसा लिखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही बोला जाता है। मतलब ये एक पूरी तरह से फोनेटिक प्रणाली है। अच्छा, तो अंग्रेजी की तरह कोई साइलेंट लेटर वाला चक्कर नहीं है यहाँ। एग्जैक्टली जैसे अंग्रेजी में नी लिखते हैं तो के चुप बैठा रहता है, या साइकोलॉजी में पी का कोई काम नहीं होता। देवनागरी में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। जो दिखता है वही ध्वनि बनती है। और यही तो हमारे स्रोतों में एक बड़ी कमाल की उपमा दी गई है, जिस बात को एकदम साफ कर देती है। अगर हम इस पूरी भाषा को एक गाड़ी मान लें, तो जो हमारे स्वर है ना, जैसे आ ई, वो इस गाड़ी के एक स्वतंत्र इंजन की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र इंजन, क्योंकि वे अपने आप में पूर्ण है। जब आप अ बोलते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हवा सीधे फेफड़ों से निकलकर गले के रास्ते सीधे बाहर आ जाती है, बिना किसी रुकावट के, जीभ या होठों से बिना टकराए। जी, यही स्वतंत्र इंजन की खासियत है। और दूसरी तरफ हमारे पास व्यंजन है, जैसे क ख ग। अब अगर स्वर इंजन है तो व्यंजन उस गाड़ी की चैसीज या उसका ढांचा है। मतलब बिना इंजन के चैसीज तो खुद से चल नहीं सकती। तकनीकी रूप से बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ढांचा खुद आवाज पैदा नहीं कर सकता। हर एक मूल व्यंजन में डिफॉल्ट रूप से अ का स्वर, यानी वो बेसिक इंजन, हमेशा छिपा रहता है। अच्छा, तो जब हम क बोलते हैं तो असल में हम क्ल और अ दोनों को मिलाकर बोल रहे होते हैं। जी हाँ। और अगर हमें उस अ के इंजन को हटाना हो, यानी कागज पर सिर्फ शुद्ध व्यंजन दिखाना हो, हाँ। तो हम अक्षर के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगा देते हैं। इसे हम हलंत कहते हैं। अरे हाँ, हलंत। हलंत का मतलब कि इंजन निकाल लिया गया और अब ये बिना इंजन की गाड़ी है। ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है ना? लेकिन सिर्फ इंजन का होना ही काफी नहीं है। वो इंजन कितनी देर चालू रहता है, यानी उसमें से कितनी श्वास निकलती है, ये भी मायने रखता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। ह्रस्व स्वर यानी जिनमें बहुत कम श्वास और समय लगता है, जैसे अ या ई, वो झटके से बोले जाते हैं। और दीर्घ स्वर जैसे आ या ई, जो ठीक दुगना समय और दुगना श्वास लेते हैं। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि देवनागरी में ये जो श्वास की लंबाई है, वो सीधा शब्द का अर्थ ही बदल कर रख देती है। हाँ, अंग्रेजी में अगर आप किसी स्वर को थोड़ा खींचकर बोल दें तो सुनने वाला उसे सिर्फ एक लहजा या एक्सेंट मानेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन हिंदी में जैसे दिन, जिसमें छोटी ई की मात्रा में और जल्दी बोला जाता है, उसका मतलब है एक पूरा दिन। और अगर आप इसे थोड़ा लंबा खींचकर दीन कह दें बड़ी ई के साथ, तो उसका अर्थ सीधा गरीब या बेसहारा हो जाता है। कुल मिलाकर हमारे पास 52 वर्णों का एक ढांचा है, जिसमें 11 मुख्य स्वर और 39 व्यंजन हैं। क्या बात है। अच्छा, अब तक हमने स्वतंत्र इंजन और चैसीज को समझ लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब कागज पर लिखते समय ये आजाद इंजन हमारी चैसीज के साथ जुड़ता है तो होता क्या है? क्या वे बस अगल बगल खड़े हो जाते हैं?
नहीं नहीं, अगल बगल नहीं। हमारे नोट्स बताते हैं कि जब स्वर किसी व्यंजन से मिलते हैं तो वो अपना रूप पूरी तरह बदलकर मात्रा बन जाते हैं। जैसे क में अगर ओ जुड़ जाए तो वो अलग अलग क और ओ न रहकर एक नया रूप ले लेता है, को। बिल्कुल। और ये मात्रा प्रणाली ही देवनागरी को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और पढ़ने में तेज बनाती है। ये एक तरह का ज्यामितीय जादू है। ज्यामितीय जादू वो कैसे काम करता है? देखिए, जब हम लिखते हैं तो ये मात्राएं अक्षर के आगे, पीछे, ऊपर या नीचे एक तय सांचे में फिट हो जाती हैं। इससे हमारी आंखें पूरे शब्दांश को अलग अलग अक्षरों की तरह नहीं पढ़ती। अच्छा, वो एक ही विजुअल ब्लॉक के रूप में उसे एक ही बार में पढ़ लेती हैं। इससे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड काफी बढ़ जाती होगी। एग्जैक्टली। लेकिन यहां मुझे एक बड़ी उलझन है। अंग्रेजी में तो हम शब्दों को अलग करने के लिए बीच में स्पेस दे देते हैं। हिंदी में इतने सारे अक्षर और उनके ऊपर नीचे लटकी ये मात्राएं एक साथ कैसे बंधी रहती हैं? मतलब कोई विजुअल गोंद है क्या? हाँ, और वो विजुअल गोंद है हमारी शिरोरेखा। शिरोरेखा यानी वो शीर्ष क्षैतिज रेखा जो हिंदी के हर शब्द के ऊपर खींची जाती है। जी हाँ, वो कोई सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये तो बिल्कुल एक कपड़े सुखाने वाली रस्सी की तरह काम कर रही है। जैसे रस्सी पर कपड़े कतार में लटके होते हैं, वैसे ही शिरोरेखा पर सारे अक्षर अपनी मात्राओं के साथ लटके हुए हैं। बहुत सही उपमा है। ये बाएं से दाएं शब्द निर्माण की दिशा में अक्षरों को पिरोकर एक पूरा शब्द बनाती है। और इस कपड़े सुखाने वाली रस्सी का एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। मनोवैज्ञानिक असर वो क्या है? देती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़े हुए अक्षरों का ये समूह एक ही शब्द है। मतलब दिमाग को हर अक्षर को अलग से जोड़कर देखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पूरी रेखा को एक बार में स्कैन कर लेता है। बिल्कुल। शिरोरेखा की इस रस्सी से उतरकर अब वाक् तंत्र की उस 3D वास्तुकला की तरफ चलते हैं जिसे हम बार बार कह रहे हैं। मुंह इन ध्वनियों को शारीरिक रूप से कैसे बांधता है, ये व्यंजनों के वर्गीकरण से पता चलता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हिंदी के 25 मुख्य व्यंजनों को 5 वर्गों में जिस तरह बांटा गया है वो रैंडम नहीं है। ये 5 बाय 5 का मैट्रिक्स असल में मुंह के अंदर हवा के स्पर्श के स्थान का एक पूरा नक्शा है ना? एकदम सही। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये गले से शुरू होकर होंठों तक की एक पूरी क्रमिक यात्रा है। तो चलिए सुनने वालों को मुंह के अंदर की इस इंजीनियरिंग यात्रा पर रेल चलते हैं। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं, हमारे गले से। जी, पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। आप खुद बोलकर देखिए, ये कंठ्य ध्वनियां हैं। हाँ, गले के एकदम पिछले हिस्से में कंपन होता है, जीभ कहीं और नहीं टकराती। फिर इसके बाद हवा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है, कठोर तालु की तरफ। बिल्कुल। जीभ के बीच वाले हिस्से को जब हम तालु पर लगाते हैं तो च वर्ग बनता है। च, छ, ज, झ, ञ ये तालव्य ध्वनियां हैं। मतलब ध्वनि का केंद्र गले से खिसककर मुंह के बीच में आ गया है और यात्रा यहीं नहीं रुकती। अब जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर एक हुक की तरह बना लें और तालु के ऊपरी खुरदरे हिस्से पर मारें तो क्या होता है? तब मूर्धन्य ध्वनियां निकलती हैं। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण। ये जीभ का बहुत ही एक्रोबैटिक मूव है। इसके बाद हवा और आगे आती है। जीभ जब आगे बढ़कर दांतों के पिछले हिस्से को छूती है तो दंत्य ध्वनियां बनती हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। हाँ, और आप सोचिए, बिना दांतों को छुए त बोलना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन। और अंत में बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर जहां हमारे होंठ मिलते हैं, ये हैं ओष्ठ्य ध्वनियां। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। बिना होठों को मिलाए हम त नहीं बोल सकते। तो आप देखिए, गले से शुरू होकर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत और अंत में होठों तक आने का एक सीधा और तार्किक रास्ता है। इंच दर इंच की यात्रा। ये सच में मानव शरीर रचना को समझने का बहुत शानदार उदाहरण है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? मान लेते हैं कि क और ख दोनों कंठ्य ध्वनियां हैं, दोनों गले के एक ही हिस्से से निकल रही हैं। तो हमारा दिमाग और कान इन दोनों के बीच अंतर कैसे पहचानते हैं? जब जगह एक है तो आवाज अलग कैसे हो गई? इसका जवाब है हवा के प्रवाह के नियंत्रण में। जगह भले ही एक हो, लेकिन हवा की मात्रा अलग होती है। इन्हें अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा गया है। अच्छा, प्राण का अर्थ यहाँ हवा से है? जी।
क अल्प प्राण है, इसे बोलते समय बहुत कम हवा मुंह से बाहर आती है। और ख एक महाप्राण है, जिसमें फेफड़ों से हवा का एक भारी झोंका बाहर धकेला जाता है। आहा, हमारे नोट्स में इसे साबित करने के लिए वो जो पंख परीक्षण यानी फेदर टेस्ट दिया है ना, वो बड़ा मजेदार है। अगर मुंह के सामने पंख रखकर क बोलें तो पंख नहीं हिलेगा। हाँ, क्योंकि हवा का दबाव काफी कम है। लेकिन जैसे ही जोर से ख बोलेंगे उस भारी झोंके से पंख उड़ जाएगा। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक चुनौती देना चाहता हूँ। कैसी चुनौती? अंग्रेजी में भी तो पी और पीएच होता है ना, या पिन और स्पिन को ले लीजिए। पिन बोलते समय हवा का झोंका निकलता है और स्पिन बोलते समय नहीं। तो क्या ये हिंदी जैसा ही नियम नहीं है? केवल एक उच्चारण का प्रभाव है। मतलब वो इस बात पर निर्भर करता है कि पी शब्द में कहां पर है, वो कोई अलग अक्षर नहीं है। एग्जैक्टली। डिक्शनरी में दोनों पी ही हैं, लेकिन हिंदी में प और फ दो पूरी तरह से अलग अक्षर हैं और उनसे शब्द का मतलब बदल जाता है। सच कहें तो अंग्रेजी की अपनी बहुत सी ध्वन्यात्मक सीमाएं हैं। हाँ, उनके पास ख या घ जैसे महाप्राणों के लिए अलग अक्षर ही नहीं है। और उनके पास ट वर्ग जैसी सच्ची मूर्धन्य ध्वनियां भी नहीं है। वे टी बोलने के लिए जीभ को मसूड़ों पर लगाते हैं, पीछे नहीं मोड़ते, और न ही उनके पास शुद्ध दंते ध्वनियां हैं। ये तो अंग्रेजी की सीमाओं की बात हो गई, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि हिंदी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मतलब ये दुनिया की हर आवाज का ठेका तो नहीं ले सकती। बिल्कुल, ये एक बहुत सही मूल्यांकन है। कोई भी भाषा दुनिया की हर संभव ध्वनि को कवर नहीं कर सकती। जैसे अंग्रेजी का शॉर्ट ए साउंड जो कैट या मैन में होता है, वो हिंदी में प्राकृतिक रूप से नहीं है। हाँ, हम काम चलाने के लिए ए का उपयोग कर लेते हैं, जैसे बैंक लिख देते हैं, जो बिल्कुल सटीक नहीं है। और वो जो अंग्रेजी के थिंक शब्द में टीएच की ध्वनि है, जिसे हम डेंटल फ्रिकेटिव कहते हैं, वो भी हिंदी में स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती। और इन्हीं कमियों या अंग्रेजी की भ्रामक स्पेलिंग की समस्या को 100% हल करने के लिए रोमीकरण का एक ब्रिज बनाया गया, खासकर IAST मानक। हाँ, अब मान लीजिए हमें हिंदी के ट और त दोनों को अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी के पास तो सिर्फ एक ही टी है। तो भाषाविदों ने लॉसलेस लिप्यंतरण का तरीका निकाला। त के लिए सामान्य टी लिखा और ट की भारी ध्वनि के लिए टी के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा दिया। बिल्कुल, विशेष चिन्हों का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते समय एक भी ध्वनि का नुकसान न हो। चलिए, अब इस 25 स्पर्श व्यंजनों के मैट्रिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस 3D मॉडल की कुछ एडवांस्ड इंजीनियरिंग फीचर्स की बात करते हैं। हाँ, मुंह के स्पर्श स्थानों के अलावा हवा और जीभ के और भी खेल हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इनमें हवा पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, बस एक निरंतर प्रवाह के साथ किनारों से फिसलते हुए बाहर निकलती है। और इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्मा का मतलब है गर्मी। इनमें हवा के लिए रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे हवा रगड़ खाकर निकलती है। श बोलते समय वो हिस की आवाज साफ सुनाई देती है। और घर्षण के बाद आपके पसंदीदा उत्क्षिप्त व्यंजन भी तो है, र और ढ। अरे हाँ, इनका मैकेनिज्म बहुत कमाल का है। जीभ पीछे मुड़ती है और एक झटके से नीचे गिरती है, जैसे कोई चाबुक चल रहा हो। खिड़की बोलकर देखिए, जीभ का उछाल साफ महसूस होता है। ये वाकई जीभ का एक्रोबैटिक प्रदर्शन है और इस प्रणाली में गति को भी बहुत महत्व दिया गया है। गति और सटीकता बढ़ाने के लिए हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। जब दो व्यंजनों को बिना स्वर के जोड़ा जाता है तो वे जुड़कर नया कॉम्पैक्ट आकार ले लेते हैं। जैसे क्ल और श मिलकर क्ष बन गए, त और र मिलकर त्र बन गए। ये बिल्कुल कंप्यूटर कोडिंग के शॉर्टकट जैसा लगता है, जिससे लिखने की जगह भी बचती है और पढ़ने की गति भी बढ़ती है। और इस इंजीनियरिंग में ध्वनि के सूक्ष्म नियंत्रक अनुस्वार और चंद्रबिंदु को तो भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल, अनुस्वार जो तीक्ष्ण नासिका ध्वनि है, जैसे पंख, हवा पूरी तरह नाक से निकलती है। और चंद्रबिंदु कोमल ध्वनि है, जैसे चांद, जहां हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और विसर्ग भी है, जो अंत में नरम ह की गूंज छोड़ता है। ये सारे सूक्ष्म नियंत्रक मिलकर एक बहुत ही जटिल और परिष्कृत ढांचा बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देवनागरी का वो फीचर जिसने इसे कभी आउटडेटेड नहीं होने दिया। मेरा मतलब है नुक्ता। अरे हाँ, नुक्ता। ये देवनागरी के लचीलेपन का सबसे खूबसूरत सबूत है। ये एक छोटा सा बिंदु होता है जो अक्षर के ठीक नीचे लगाया जाता है।
मतलब जब फारसी, अरबी, अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा और नई ध्वनियां आईं, तो देवनागरी ने अपनी वर्णमाला को उखाड़कर नया नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ मौजूदा अक्षरों के नीचे एक बिंदु लगाकर उन विदेशी ध्वनियों को अपने अंदर समाहित कर लिया। ये तो एकदम हार्डवेयर को बदले बिना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने जैसा है। ठीक कहा। जैसे ज के नीचे नुक्ता लगाकर ज बन गया जीरो लिखने के लिए, या फ को फ बना दिया अंग्रेजी के फॉल या फैसला के लिए। बिना किसी भ्रामक बदलाव के लिपि का विस्तार हो गया। और दोस्तों, इसी तार्किक सोच का असर हिंदी की संख्याओं 0 से 9 तक के स्वरूप पर भी दिखता है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी चर्चा हमें इस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि देवनागरी महज लिखने का माध्यम नहीं है। हाँ, ये ध्वनि विज्ञान का एक उत्कृष्ट और सदियों पुराना 3D मॉडल है, जिसकी संरचना इतनी तार्किक है कि ये मानव वाक तंत्र की भौतिक ज्यामिति का एकदम सटीक अनुकरण करती है, जहां हर ध्वनि का अपना एक निश्चित गणितीय स्थान है। और यही मुझे एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम तेजी से AI और रोबोट्स को इंसानों जैसी भाषा बोलना सिखा रहे हैं, जो भी ज्यादातर अंग्रेजी की जटिल और अतार्किक स्पेलिंग पर आधारित है। हाँ, जिसमें बहुत सारे अपवाद हैं। अगर देवनागरी शरीर रचना और श्वास विज्ञान पर आधारित इतना पूर्ण और लॉसलेस गणितीय कोड है, तो क्या भविष्य में AI और रोबोट्स को इंसानों जैसी सटीक आवाज देने के लिए अंग्रेजी के बजाय देवनागरी का ये लॉजिक दुनिया की पहली पसंद बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।